मारूफ मशीदान जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया सोलर पे जा रही है। 81,000 बताया जाता है मेगावाट सिर्फ इंडिया सोलर से यानी हासिल कर रहा है बिजली। हमारे यहाँ अब वो कहते हैं जी नेट मीटरिंग में जो है ये बड़ा ख़तरा है पावर सेक्टर के लिए। अब पावर सेक्टर कहूँ या माफिया कहूँ, ये मुझे आप दुरुस्त कर दीजिएगा। और क्योंकि अब जो मुआहदे कर रखे हैं उनकी रकूम 48,000 मेगावाट के आपने मुआहदे किए हैं, 25,000 की हमारे पास जो है वो कैपेसिटी है। तो इसका मतलब है कि या वतन अजीज़ चलेगा या फिर ये IPPs चलेंगे। डॉक्टर साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें जी, IPPs जो बिजली बना के नेटवर्क को दे रही है, हमारे ग्रिड्स को दे रही है, वो इतनी महंगी बिजली है कि अव्वल तो वो सारी इस्तेमाल ही नहीं होती, और दूम ये कि अगर आप बिजली जो है वो ग्रिड से लें तो वो इतनी महंगी होगी क्योंकि उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिए गए हैं। पहले ही वो महंगी, ऊपर से टैक्स लगा दिए गए हैं, तो उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंज्यूमर को कि वो छत पे सोलर पैनल लगा के अपनी बिजली बना ले। अंदाज़ा करें आप वापडा के एम्प्लॉयज़ यूनियन का ये दावा है, शायद गलत हो शायद सही हो, मगर उनका दावा ये है कि हम फ़ी यूनिट 7 रुपए की बिजली बनाते हैं और सोलर जो है वो 25 रुपए की बनती है, और जो गैस वगैरह से बिजली, LNG से बिजली बनती है वो 45 रुपए की बिजली बनती है। और अक्सर जो आपके IPPs वगैरह हैं वो आप खुद ही अंदाज़ा करें 35 से 45 रुपए की बिजली बनाते हैं, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगता है, तो वो 40, 50, 60 रुपए फ़ी यूनिट, उससे भी ज़्यादा कभी कभार पड़ जाती है बिजली हमें। तो ये असल डिलेमा है, कनंड्रम है, अलमिया है कि आपने जो मुआहदे किए हैं IPPs के साथ, उसके तहत जो बिजली आप हमें चार्ज कर रहे हैं वो इतनी महंगी है कि इससे बेहतर है कि बंदा अपनी बिजली बना रहे हैं। ये रियलिटी है। डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी बिजली बनाते हैं अगर सोलर से, तो वो हमसे वो बहुत सस्ती ले रहे हैं। कायद-ए-आज़म जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसकी बिजली वो 50 रुपए की यूनिट गवर्नमेंट उनसे ख़रीद रही है। जो आम हमारा यानी कंज्यूमर है और वो उससे 19 रुपए पे भी लेने को तैयार नहीं है वो। तो ये भी क्या करिश्मा है? जी बिल्कुल, बस ये यही है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसे कंज्यूमर से वो टैक्स की शक्ल के अंदर निकालें, खींचें। यही वजह है कि उन्होंने बाकी तमाम अशिया पे भी टैक्स लगाएं और बिजली पे भी उन्होंने टैक्स लगाएं। IMF के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट है वो ये है कि वो टैक्स रेवेन्यूज़ में 2 ट्रिलियन रुपीज़ मज़ीद इजाफी रेज़ करेंगे। ये IMF के साथ उनकी बातचीत, नेगोशिएशन हो रही है, और इसी पर कंटिंजेंट है, मुनहसर है कि उनको अगला जो लोन वो नेगोशिएट कर रहे हैं जो कि $3 बिलियन का लोन है, इसी चीज़ पर मुनहसर है कि IMF कह रहा है कि आप 2 ट्रिलियन रुपीज़ इजाफी टैक्सेस में निकालेंगे तो हम ये करेंगे। अब हुकूमत ने ये सोचा कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि सरमायादार जो है वो बड़ा ताकतवर है, वो कहता है मैंने तो टैक्स दूंगा ही नहीं, फंसा देता है इस सारे मामले को। और वैसे भी हुकूमत में खुद ही सारे सरमायादार बैठे हैं तो अपने आप पे तो टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो उन्होंने ये सोचा कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं। ये वसूल करना तो ज़्यादा आसान है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं सर, वो हमेशा गरीब आदमी पे उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो हुकूमत रिलाई कर रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। यही वजह है कि उन्होंने पेट्रोल पे भी टैक्स, एक और मैं पहलू की तरफ आपसे रहनुमाई चाहूँगा। एक तो अभी स्टडी आई है कि जो हमारी इनफॉर्मल इकानमी है वो फॉर्मल इकानमी से बढ़ गई है, उससे बड़ी हो गई है। 54% वो ये कह रहे हैं। तो ये इसका ये इकॉनमी ज़ाहिर है इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता होगा नीचे कोई गरीब आदमी को भी, लेकिन इसका इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो अमूमी तौर पर मैशत पर इसका असर क्या होता है? देखिए जी, इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्टर शामिल होते हैं। इनफॉर्मल इकॉनमी में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें 10 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं। मिसाल तौर पे अगर मेरा खोखा है, वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं, वो बोतलें पहुँचा रहे हैं लोगों तक, तो वो इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर आ जाता है। अगर मैंने रेडी लगाई हुई है, वो इनफॉर्मल इकॉनमी में आ जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह यह कि बेरोज़गारी, जो एक्चुअल रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इतनी बढ़ गई है कि लोग मजबूर हो गए कि इस तरह के ऑड जॉब्स और छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि वो पैसे कमा सकें, क्योंकि रियलिटी ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही पाकिस्तान की।
आपने वो देखा है एडवर्टीजमेंट जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल ओनर्स एसोसिएशन ने लगाया है? उन्होंने कहा जी बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमें अपनी टेक्सटाइल मिलें बंद करनी पड़ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कह रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की महंगी बिजली की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही, जिसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट है, जो एम्प्लॉयर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो लोगों को की छांटियाँ कर रहा है, वो रोज़गार दे नहीं रहा, वो लोगों को फायर कर रहा है कि भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी बड़ी लेबर फोर्स रखने। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, एक तो पूरा बजट जो है इस दफ़ा सुना है, आप सुना है डांट डपट भी करते हैं IMF वाले, हमारी सरजनिश भी करते हैं, और बजट तो खैर बनाते ही वो हैं। इज दैट ट्रू? मीठी मीठी करते हैं जी, मीठी मीठी डांट टपट होती है उनकी। डांट टपट उनके पास असल में सबसे बड़ा डंडा है ही ये कि अगर वो हमें कर्जा नहीं देंगे तो हमारी इलीट जो है वो घबरा जाती है कि फिर देखें जी पता नहीं क्या होगा यहाँ पे और क्या नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकेगा। ज़ाहिरी बात है अगर वो कर्जा नहीं देंगे हमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स तो होंगी, मगर वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली टारगेट सेट करते हैं। वो स्पेसिफिकली पॉलिसी नहीं बनाते मगर एग्रीगेट टारगेट सेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने एग्रीगेट टारगेट सेट कर दिया कि जी अगर आपकी ये खर्चे हैं तो आपकी ये टैक्स रेवेन्यू होनी चाहिए, तो आपका 2 ट्रिलियन से टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी है, आपको इतने से जो है अपने खर्चे कम करने। अब कैसे आप खर्चे कम करते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की अपनी मर्जी। तो इस तरह करके वो चलते हैं, मगर साथ साथ वो ये ज़रूर कहते हैं कि IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना आपने, वो तो वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे जो है ना उस पर अलाइंड होते हैं। तो इस तरह वो डांट टपट ज़रूर करते हैं कि नहीं जी बात नहीं बन रही। अभी आप देखें निजकारी का भी जहाँ तक मामला है तो IMF इतनी निजकारी नहीं रेकमेंड कर रहा जितनी हमारी हुकूमत पाकिस्तान निजकारी करने के लिए तैयार है इस वक्त। IMF कहता है हाँ कुछ करें आप निजकारी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस की, मगर हमारी हुकूमत ने तो ये कह दिया कि हम तमाम एंटरप्राइजेस निजकारी की बात कर रहे हैं। जब निजकारी की ये शुरू हुई जो 80s में जब आया तो इसमें हमें बताया गया था कि ये हम बेच के तो हम एक तो नुकसान कम करेंगे और दूसरा अपने कर्जे उतारेंगे। अब नुकसान भी कम नहीं हुआ और घर यानी बर्तन भी बिक गए और कर्जा जो है वो $130 बिलियन पे पहुंच गया। तो क्यों हम कुछ सही तरीके से नहीं कर सके या ये आइडिया ही फ्लॉट था? देखें जी अगर आपके अखराजात हर साल आपकी आमदनी से ज़्यादा होंगे तो घर के बर्तन तो बेचने ही पड़ेंगे, कोई तरीका और है नहीं। तो असल मामला तो ये है कि आपकी इंपोर्ट्स भी इतनी ज़्यादा हैं, उनको आप काटें। $12 बिलियन से आपको इंपोर्ट्स काटने की ज़रूरत है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपकी जो अखराजात हैं हुकूमत के पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी काटने की ज़रूरत है। वो किन चीज़ों पे ज़्यादा हैं? एक तो वो IPPs पे ज़्यादा है जिनको 1.3 ट्रिलियन की सब्सिडी देनी पड़ती है। अब उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े सरमायादार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा तो इस वक्त सारा लगता है कि जिस तरह कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा कौमी फरीज़ा है कि जी हमने पैसे इकट्ठे करने हैं, इसके लिए ये जो बिजली के जो पैसे हैं या जिसे आप वो सर्कुलर डेट कहते हैं, इस तरह हमें बताया जाता है जैसे कोई जिस तरह खुदा न खास्ता खाकम बदन कोई मजहबी फरीज़ा है कि पैसे पूरी कौम पैसे इकट्ठे कर रही है और उनकी खिदमत में पेश करने हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक और बयान भी आया था कि एक यानी नहीं बना मेगावाट और पता नहीं कितने बिलियन वो ले गए। तो ये क्या फ्रॉड और धोखा है? ये मजहबी फरीज़ा IMF वालों ने हमारे लिए तय किया है कि आपने इतनी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आइंदा आपको जो 3 बिलियन वाला कर्जा है मजीद वो नहीं देंगे। यानी पाकिस्तान इस कदर मकरूज है, इस कदर जकड़ा हुआ है कर्ज़ों के अंदर कि अगर हम अगला कर्जा नहीं लेंगे तो इकोनॉमी नहीं चला सकेंगे। और अगला कर्जा लेने के लिए हमने ये फरीज़ा जो है अपना लिया है कि हमने ये टैक्स रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए इकट्ठी करनी है। तो जो कुछ हो रहा है वो इस गर्ज से नहीं हो रहा कि इसमें से पब्लिक का भला हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, नहीं, बल्कि वो सिर्फ इस नैरो माइंडेड और इमीडिएट गोल के मद्देनज़र हो रहा है कि हमने IMF को कन्विंस करना है कि अगला $3 बिलियन का पैकेज हमें ज़रूर दिया जाए। अंदाज़ा करें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF ने तो इन्हें ग्रिल भी किया है कि जनाब वैसे तो एक IMF का एक ज़ैली इदारा है, मुझे डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने बताया था कि उनकी भी खैर से IPPs में यानी इन्वेस्टमेंट है और वो साथ शर्त आयद कर देते हैं पैसे देने से पहले कि जनाब ये इनको पहले पैसे दें। मगर डॉक्टर साहब ये डॉलर है इसकी ये यानी एक तो चलें हमें SIFC को अप्रिशिएट करना चाहिए कि 270-80 पे रखा हुआ है,
तो ये अब IMF भी इशारा दे रहा है कि ये जून तक फिर डॉलर जो है या रुपया स्लाइड करेगा। इसका कोई है यानी अंदेशा? सर बात बड़ी सादा सी है कि जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी अहद के अंदर आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी और आपके पास फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा, तो आपकी कंट्री की करेंसी डिप्रिसिएट करेगी। ये इकोनॉमिक्स का लॉ है। आप जितना मर्जी डंडा फेर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिरी बात है कि जहाँ पे स्मगलिंग हो रही हो और जहाँ पे स्पेकुलेशन के नतीजे में डॉलर चढ़ जाए, तो वहाँ पे डंडे से आप स्पेकुलेशन को कम कर सकते हैं, स्मगलिंग को कम कर सकते हैं। दैट्स ट्रू, मगर वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है। मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं आपका टेक लूँ। लोग जो है, इंडिया जो है, अब वो तिजारत जो रशिया से कर रहा है वो अपनी रूबल में कर रहे हैं और अपना इंडियन रुपी में कर रहे हैं। ब्रिक्स वाले आ गए हैं और रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर अब तकरीबन 58% से नीचे आ गया है जो सेंट्रल बैंक्स में से। कांट वी अडॉप्ट दैट, ये रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते हम? फॉर्मली तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और उसकी हामी भरी है हमने। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इतनी डिपेंडेंट है वेस्ट पे और ख़ास तौर पे IMF पे कि आप बेसिकली उस डेट ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल सकते कि आप कुछ और कोई भी और स्ट्रेटजी एक्सप्लोर करें। तो इन थियरी तो हमने ये रिजेक्ट नहीं किया ब्रिक्स वाला ऑप्शन, बट इन प्रैक्टिस मसला ये है कि ब्रिक्स वाले जो आपको डॉलर नहीं देते, वो कहते हैं हमारे साथ रूबल में पैसे कर लो, हमारे अपनी करेंसीज में कर लो, हमारे साथ क्रेडिट्स में कर लो, ये सब चीज़ें ब्रिक्स में चलेंगी। मगर हमें जो है ना वो डॉलर्स की खसूसी तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें हमने मंगवानी है वो डॉलर में ही ख़रीदी जाती हैं और डॉलर की जो टूटी है वो IMF ने खोलनी है। तो लिहाजा हम मजबूर हैं कि IMF के पास जाएं। तो इसके लिए एक मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत होगी कि हम जो अपनी डॉलर डिपेंडेंसी है उसको किस तरह से कम करेंगे, मगर बहरहाल यही वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइएगा, UNDP की स्टडी थी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की कि ये हमें जो इशराफी है कुछ 17 बिलियन डॉलर में पड़ती है और हम जो है वो टके टके के लिए जलील हो रहे होते हैं। कोई ऐसा पॉलिटिकल सेटअप नहीं आ सकता कि इतना बड़ा ये ब्लैक होल भी हम जो है इसे रोक लें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके साथ साथ हफीज़ पाशा साहब की रिपोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, उनकी किताब भी। इसके साथ साथ आप ये देखें, नया जो इंकशाफ हुआ है कि 12.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो 23,000 लोगों ने वहाँ दुबई में रियल एस्टेट ख़रीदा हुआ है और बाकी शहरों का हमें क्या पता, शायद इससे भी ज़्यादा हो कुल मिला के। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी जो अपर क्लास है उसके पास पैसे हैं, मगर वो टैक्सेस में अदा नहीं करती और हुकूमत जो है कि वही अपर क्लास की एलीट कैप्चर की बनी हुई है, तो वो अपर क्लास से टैक्सेस निकालने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीबों पे लागू कर देती है।